हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बिल्कुल नई एनीमे और इसकी स्टोरी लाइन बहुत कमाल की है, लेकिन उससे भी जबरदस्त इसका ग्राफिक है जो आपको बहुत पसंद आएगा। एक बार आप बस इस एपिसोड को कंप्लीट देखिएगा, फिर तो आप इस सीरीज के फैन हो जाएंगे। ये कहानी है लू शाओकिंग और जियान की। लू शाओकिंग जो कि एक शांतिप्रिय मॉन्क था, जब एक दिन अफवाहों से घिरे स्प्रिंग एंड ऑटम रिंग को ढूंढ निकालता है तो उस पर एक भयंकर आरोप लगाया जाता है कि वो एक डीमन बन चुका है और राइटियस इमॉर्टल अलायंस उसके पीछे पड़ जाती है। और जब लगता है कि अब उसकी मौत तय हो चुकी है, तभी किस्मत उसके साथ में एक नया खेल खेलती है और वो 1000 साल पीछे पहुंच जाता है और अपने ही कातिल की बॉडी में वापस से जन्म लेता है। और अब वो अपने दुश्मनों के गढ़ के बीच में फंसा हुआ था, जहां एक तरफ उसे अपने बॉडी पर कंट्रोल पाना था तो दूसरी ओर उसको अपनी पहचान छुपा कर रखनी थी। चालाक दिमाग और तीखी चालबाजियों का इस्तेमाल करते हुए वो न सिर्फ अपनी जान बचाता है बल्कि ट्रेजर्स को भी हासिल करता है। मगर तकदीर का एक और मजाक उसके साथ हो गया था, क्योंकि डेयरिंग हरकतें और धाकड़ सोच की वजह से वो राइटियस सेक्ट के सबसे मशहूर डिसिपल्स में फेमस हो जाता है। और जैसे जैसे वो कल्टीवेशन की मिस्ट्री को सॉल्व करता चलता है, वैसे वैसे ही हिस्ट्री में उसका नाम दोबारा लिखा जाने लगता है। क्या वो अपनी किस्मत वापस से बदल पाएगा या फिर एक बार फिर मौत उसे चकमा दे जाएगी? कहानी की शुरुआत होती है एक भयंकर सेक्ट फाइट को दिखाते हुए, जहां पर लू शाओकिंग जिसके हाथों में एक ऐसी मैजिकल पावर्स लग गई थी जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकती थी। लू शाओकिंग के हाथों में ऑटम एंड स्प्रिंग रिंग लग गई थी और ये एक ऐसी रिंग थी जिसके सामने कोई भी मार्शल आर्ट टेक्निक, कोई भी फॉर्मेशन नहीं टिक सकती थी। लेकिन इसके हाथ लगने से लू शाओकिंग अब बदल चुका था और वो एविल के रास्ते पर निकल गया था और इस पावर का यूज करके उस पर बहुत ही उल्टा असर हो रहा था। वो डेविल पाथ पर निकल चुका था और जब इमॉर्टल अलायंस के वॉरियर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो लू शाओकिंग उसे बहुत बुरी मौत देता है, उसके हाथ और पैर को और उसके सर को उसकी बॉडी से अलग करके। वहीं उसका अपोनेंट जियान उसे रोकने की कोशिश करता है। जियान एक शांति प्रिय बंदा था और वो चाहता था कि लू शाओकिंग ये सब ना करे, लेकिन लू शाओकिंग इस वक्त उसके कंट्रोल में नहीं था। जियान उसे रोकने के लिए उसके ऊपर अपनी एक लेजेंडरी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, लेकिन लू शाओकिंग को उससे कुछ भी नहीं होता है। जिसके बाद जियान उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम गलत रास्ते पे चले गए हो, तुम इस एविल पाथ को फॉलो मत करो, ये तुम्हें मौत की ओर ले जाएगा। लेकिन लू शाओकिंग कुछ भी नहीं सुनता है। वो बस इतना जानता था कि इस वक्त उसके पास जो पावर है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। वो 5 ऑटम एंड स्प्रिंग रिंग सबसे बड़ी डिवाइन पावर है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में फाइट हो रही थी, जहाँ जियान अपनी पूरी पावर्स लगाकर लू शाओकिंग को टक्कर दे रहा था और उसे समझाने की भी कोशिश कर रहा था कि वो इस रिंग्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है। लू शाओकिंग एक भी नहीं सुनता है और दोनों के बीच में फाइट चलती रही। और फाइनली जब लू शाओकिंग को ये लगता है कि वो इस बैटल को हार जाएगा तो वो अपनी 5 रिंग्स का इस्तेमाल कर देता है, जिसका यूज करते ही उसने समय को पीछे कर दिया था। वो जियान से कहता है चलो अगर ऐसा है तो हम वक्त में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि हम दोनों में से कौन सबसे बेटर है। ऐसा कहते ही वो उस रिंग का यूज करता है, जिससे अब टाइम बहुत तेजी से पीछे चलने लग जाता है और सब कुछ बदल जाता है। और अब सीन चेंज होकर टियानयू पीक पर आ गया था, जहां पर लू शाओकिंग बहुत ही आराम से लेटा हुआ था। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, ये लू शाओकिंग की कहानी कुछ अलग है, क्योंकि इसकी जो बॉडी है और जो इसकी सोल है दोनों ही एक दूसरे से अलग है। लू शाओकिंग की बॉडी में उसकी सोल ना होकर किसी और की सोल है। अब ये सब क्या है ये तो मैं आपको स्टोरी में आगे रिवील करता चलूंगा, बस आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। तो अब कहानी आगे बढ़ती है। लू शाओकिंग जो अपने हाथों को ऊपर उठाता है तो उसके हाथ में एक रिंग थी, जिससे देखकर वो कहता है कि अभी मुझे बाकी 4 रिंग्स को भी इकट्ठा करना है, जो कि बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि उन 5 रिंग्स को वापस पाने के बाद मैं इमॉर्टलिटी को हासिल कर लूंगा और एक बार फिर मेरे पास में डिवाइन पावर्स होगी। वो ये सोच ही रहा था, तभी वहां पर एक बर्ड उड़ते हुए आती है जो लू शाओकिंग से कहती है कि चलो खड़े हो जाओ, ग्रेट एल्डर ने तुम्हें बुलाया है, क्योंकि 10 साल पूरे हो चुके हैं और टियानयू पीक में नए डिसिपल्स का रिक्रूटमेंट हो रहा है, जो कि तुम्हें ही करना है, इसीलिए जल्द से जल्द चलो। जिस पर लू शाओकिंग खड़ा होते हुए कहता है ग्रेट एल्डर मुझे बिना वजह ही डिस्टर्ब कर रहे हैं। जिसके बाद अब सीन चेंज हो जाता है और हम दूसरी ओर ग्रेट एल्डर को देखते हैं, जिसके पास एक एल्डर और उनका डिसिपल आया हुआ था। यहाँ पर वो एल्डर ग्रेट एल्डर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि उसके डिसिपल को टियानयू पीक में ले लिया जाए। उसका डिसिपल भी इसके काबिल है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये टेस्ट लेने वाला लू शाओकिंग था और उसके टेस्ट को पास कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम था। यहाँ
यहाँ पर वो एल्डर ग्रेट एल्डर को अपनी बातों में उलझा रहा था, उनसे कह रहा था मैंने आपके डिसिपल जियान को रिक्रूट किया था, इसीलिए आपको भी मेरी बात माननी होगी। अब वो यहाँ पर इसी तरीके से मास्टर को मनाने की कोशिश कर रहा था कि तभी वहां पर गेट पे एक जोर की लात पड़ती है, जिससे गेट खुल जाता है, जिसके अंदर से जहां लू शाओकिंग अब वहां पर आ गया था और वो आते साथ ही कहता है कि ये तो बहुत ही गंदा तरीका है अपने किसी डिसिपल की भर्ती कराने का। जिसके बाद वो आकर वहां एटीट्यूड में बैठ जाता है। लू शाओकिंग को देख के ही लग रहा था कि उसका बिहेवियर लोगों से बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल विलन की तरह नजर आ रहा था। जिस पर वो एल्डर कहता है कि तुम बीच में क्यों बोल रहे हो। यहाँ पर लू शाओकिंग भी गुस्से में अपना हाथ पटकते हुए कहता है कि मैं बस अपने ग्रेट एल्डर की साइड से बस इतना बोलना चाहूंगा कि तुम लोग उन्हें डिस्टर्ब मत करो और यहाँ से चले जाओ, क्योंकि रिक्रूटमेंट मुझे देखनी है और मैं ही देखूंगा। जिसके बाद अब वो दोनों कुछ नहीं कर पाते हैं और चुपचाप वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद अब लू शाओकिंग भी वहां पर बैठता नहीं है, क्योंकि उसे ग्रेट एल्डर के पास नहीं रहना था और वो वहां से जाने लगा। तभी मास्टर उसे रोकते हुए कहते हैं लू शाओकिंग, मैं जानता हूँ तुम्हारा सीनियर ब्रदर तुम्हारी बॉडी के अंदर 10 सालों से कैद है, लेकिन मैं ये नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो, मुझे तुम्हारे बारे में जानना है। जिसपे लू शाओकिंग बात को काटते हुए ये कहता है कि मैं तो बस आपका डिसिपल हूँ, इससे ज्यादा मेरे बारे में जानने के लिए कुछ भी नहीं है। और अब सीन चेंज होता है। अगले सीन में हम उसी टेस्ट के अरीना को देखते हैं, जहां पर लू शाओकिंग बैठा हुआ था आने वाले डिसिपल्स का टेस्ट लेने के लिए। और इस टेस्ट को कंप्लीट करने का सिर्फ एक ही तरीका था, जो भी डिसिपल यहाँ पर आएगा उसे बस लू शाओकिंग के 3 मूव्स को डिफेंड करना होगा। अगर वो ऐसा कर ले जाता है तो उसे टियानयू पीक में सेलेक्ट कर लिया जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक डिसिपल बहुत ही जोश में वहां पर आता है और कहता है कि मैं तो बहुत आसानी से ये कर लूंगा। वो ऐसा बोल ही रहा था कि तभी उसके फेस पर एक केले का छिलका पड़ता है, जिससे वो डिसिपल दूर जाकर गिरता है। और ये था लू शाओकिंग का पहला मूव और उसके पहले मूव से ही वो डिसिपल नॉकआउट हो गया था, जिससे हमें समझ में आता है कि लू शाओकिंग कितना ज्यादा पावरफुल है। और अब दूसरा डिसिपल भी वहां बैटल अरीना में आ गया था, जिसपे लू शाओकिंग दूसरा फ्रूट दे मारता है और वो भी नॉकआउट हो जाता है। ऐसे ही एक एक करके बहुत सारे डिसिपल्स आते हैं अपना टेस्ट देने के लिए, लेकिन लू शाओकिंग बैठ के फ्रूट खा रहा था और उन्हीं फ्रूट से उनके ऊपर अटैक कर करके एक एक करके सभी को निपटा दे रहा था। कोई भी डिसिपल उसके सामने टिक नहीं पा रहा था, क्योंकि यहाँ पर हमें पता चलता है कि लू शाओकिंग की जो बॉडी है वो जरूर कम एज की है, लेकिन जो उसकी कल्टिवेशन है वो पूरे 1000 साल की है, जिसके सामने टिक पाना इन छोटे मोटे डिसिपल्स की बस की बात नहीं थी। लू शाओकिंग कैसा भी दिखता हो, लेकिन पावर्स के मामले में वो बहुत बड़ा सक्सेसर है। और अब देखते ही देखते सारे डिसिपल्स हार चुके थे, लेकिन किसी को भी रिक्रूट नहीं किया गया था। ये देखकर लू शाओकिंग वहां खड़े एल्डर वू से कहता है कि ये कैसे डिसिपल्स हैं, इनमें से एक भी काबिल नहीं है टियानयू पीक में भर्ती होने के लिए। जिस पर वो एल्डर भी सोचता है आखिर कौन होगा जो तुम्हारी पावर के सामने टिक पाएगा। वो इसी तरीके से बातें कर रहे होते हैं कि अब अगले डिसिपल्स कल आएंगे, लेकिन तभी वहां पर एक लड़की की आवाज आती है जो कहती है अभी रिक्रूटमेंट खत्म नहीं हुआ है, मैं आ गई हूँ, मेरा टेस्ट अभी बाकी है। जिसके बाद हम देखते हैं एक फ्लाइंग स्वॉर्ड उड़ते हुए आती है, जिसके पीछे एक लड़की सामने आ गई थी और इस लड़की का नाम था शियाओयी, जिसे वहां देखकर एल्डर वो भागते हुए उसके पास जाते हैं और कहते हैं मिस शियाओयी आप यहाँ पर कैसे, आप तो कल आने वाली थी अपने मास्टर शुई के साथ में। जिस पर वो बताती है कि मेरे ग्रेट एल्डर की एक फेमस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिंग चोरी हो गई है, तो इस वक्त वो बहुत बिजी है, इसीलिए मैं अकेले ही चली आई हूँ अपना टेस्ट देने के लिए। अब यहाँ पर एल्डर वो लू शाओकिंग को इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश करते हैं कि ये एक बहुत फेमस ग्रेट एल्डर की भतीजी है, इसीलिए इसके साथ थोड़ा सा प्यार से पेश आना। जिस पर लू शाओकिंग कहता है कि मैं जानता हूं मुझे क्या करना है, लेकिन वहीं दूसरी ओर हम शियाओयी को देखते हैं जिसका एटीट्यूड तो बिल्कुल आसमान में था। वो लू शाओकिंग से कहती है कि तुम अपनी पूरी पावर्स के साथ में मुझ पर अटैक करना और मैं तैयार हूं तुम्हारे 3 मूव्स को डिफेंड करने के लिए। वो ऐसा बोल ही रही थी कि तभी अचानक से लू शाओकिंग टेलीपोर्ट होकर उसके पास आ जाता है और इसका फोर्स इतना ज्यादा था कि एल्डर वो दूर उड़ के गिरते हैं और इतने ही पल में लू शाओकिंग ने शियाओयी के माइंड को कंट्रोल कर लिया था और उसकी सारी इंफॉर्मेशन भी निकाल ली थी, उसके कल्टीवेशन लेवल को भी जान लिया था। लेकिन शियाओयी को इसका अंदाजा भी नहीं होता है और जब शियाओयी होश में आती है तो लू शाओकिंग उसके सर पे 3 बार उंगलियां मारता है और कहता है कि तुम सेलेक्टेड हो, जिस पर शियाओयी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और उछलने लग गई थी। अब यहाँ पर हमें शियाओयी का कैरेक्टर समझ में आता है कि वो लड़की जो ऊपर से दिखने में एटीट्यूड और बहुत ही ज्यादा रूड और रफ है, लेकिन असल में वो अंदर से बहुत ही क्यूट और सॉफ्ट है। अब यहाँ पर शियाओयी भागते हुए लू शाओकिंग के पास जाती है और कहती है मुझे बिग ब्रदर जियान से मिलना है,
क्या तुम्हें पता है कि हम उनसे कैसे मिल सकते हैं? वो ऐसा बोल ही रही थी, लेकिन तभी लू शाओकिंग वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है, जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम एक फॉरेस्ट का सीन देखते हैं जहां पर कुछ लुटेरे बैठे हुए थे और उनके ऊपर एक हमला हो गया था। यहाँ पर एक पर्सन था जो उनके पास आया हुआ था उनसे रिंग मांगने के लिए, और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि लू शाओकिंग ही होता है। लू शाओकिंग उनसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास में वो ब्लडी डिमोनिक रिंग है तो वो मेरे हवाले कर दो, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, हमें नहीं पता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वो ऐसा बोलते हुए एक लुटेरा लू शाओकिंग के ऊपर अटैक करता है अपनी स्वॉर्ड से, तो लू शाओकिंग उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और उसकी टेक्निक को देखते हुए समझ जाता है कि वो एक बैंडिट का ग्रुप है। जिसके बाद अब वो लुटेरे भी डर गए थे और वो कहते हैं कि आप हमें जानते हैं, आप हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। जिसके बाद लू शाओकिंग उनके साथ में एक डील करता है और कहता है कि अगर तुम मुझे वो रिंग दे देते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। ये बात सुनकर वो लुटेरे अपनी जान बचाने के लिए अपने पास से वो ब्लडी डिमोनिक रिंग निकाल कर लू शाओकिंग को दे देते हैं, जिससे अब लू शाओकिंग तो शांत हो गया था और वो लुटेरे वहां से जाने लग जाते हैं। लेकिन तभी लू शाओकिंग उनसे कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकता हूँ। अब ये बात सुनकर वो लोग डर गए थे और वो लोग समझ जाते हैं कि ये तो एविल पावर है। अब यहाँ पर हम लू शाओकिंग की बॉडी में जियान की पर्सनैलिटी देखते हैं, जिसे देखकर वो सभी डर गए थे। लू शाओकिंग उनसे कहता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता हूँ। ऐसा कहते हुए वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड निकाल लेता है। दोस्तों, ये भी इस कहानी की एक मिस्ट्री है। दरअसल लू शाओकिंग जियान की पर्सनैलिटी को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि आज से 10 साल पहले कुछ हुआ था जिसकी वजह से इन दोनों की बॉडी एक हो गई थी। अब इनकी सोल एक ही बॉडी में है और दोनों अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करते रहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जियान की पर्सनैलिटी, जो कि असल में लू शाओकिंग कंट्रोल कर रहा था, वो अपनी एक स्वॉर्ड बाहर निकालता है और उन लुटेरों को वहीं पर खत्म कर देता है। जिसके बाद अब सीन चेंज हो गया था। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहां पर टियानयू पीक पर शियावी सो रही होती है कि तभी उसके पास में लू शाओकिंग आता है, जो उससे कहता है कि ये लड़की तो सच में बहुत ही ज्यादा लापरवाह है। जिसके बाद वो शियावी को उठाता है, जिसे देखकर शियावी बड़बड़ाना शुरू कर देती है कि तुम मुझे यहाँ टियानयू पीक में कैसे छोड़कर चले गए, तुम बहुत बुरे हो। लेकिन तभी लू शाओकिंग उसके मुंह में फूट ठूस देता है और कहता है कि चुपचाप मेरे साथ चलो। जिसके बाद लू शाओकिंग उसे अपने साथ लेकर एक रेस्टोरेंट की ओर जाने लग जाता है और यहाँ पर शियावी उससे 10 साल पहले हुए बैटल के बारे में पूछने लग जाती है कि आखिर 10 साल पहले क्या हुआ था, मुझे उसके बारे में जानना है। दोस्तों, ये 10 साल पुरानी बैटल ही इस कहानी की मेन जड़ है। असल में यही रीजन है जिस वजह से जियान और लू शाओकिंग की पर्सनैलिटी एक हो गई थी। लेकिन इसका सीक्रेट मैं अभी इस एपिसोड में नहीं खोल सकता हूँ, आप बस वीडियो को आगे देखते जाइए। अगर आप इस कहानी के साथ में जुड़े रहेंगे तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। और अब सीन चेंज हो जाता है और ये दोनों बात करते करते एक रेस्टोरेंट में पहुंच गए थे, जहां पर शियावी उसी 10 साल पहले हुए वॉर के बारे में बात कर रही थी। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि लू शाओकिंग उस रेस्टोरेंट में तो बैठा है मगर कुछ खा नहीं रहा है। और शियावी के पूछने पर लू शाओकिंग बताता है कि उसके पास पैसे ही नहीं है कि वो यहाँ से कुछ खरीद सके। ये सुनकर शियावी शॉक हो जाती है और कहती है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ ट्रीट देने आई हूँ। वो इतना कहती ही है कि तभी उस रेस्टोरेंट की ओनर वहां पर आ जाती है, जिसका नाम था फेंग। वो आते हुए कहती है कि आज तुम जो चाहे खा लो, तुम्हें किसी भी चीज के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ये बात सुनकर लू शाओकिंग उससे पूछता है कि बिजनेसमैन फेंग कब से इतनी सॉफ्ट हो गई। जिस पर फेंग बताती है कि आज ये रेस्टोरेंट आखिरी बार मेरे अंडर, क्योंकि अब ये रेस्टोरेंट वैन फैमिली का हो जाएगा, जिसके बाद मैं इसकी मालकिन नहीं रह जाऊंगी। तो शियावी कहती है कि तुम्हारा रेस्टोरेंट इतना अच्छा चल रहा है तो तुम इसे वैन फैमिली को क्यों दे रही हो। तो फेंग बताती है कि वैन फैमिली लेंगशियाओ सेक्ट से जुड़ी हुई है और कौन ऐसा हो सकता है जो लेंगशियाओ सेक्ट के अगेंस्ट जाने की कोशिश करेगा। वो ऐसा बता ही रही थी कि तभी वहां पर वैन फैमिली का यंग मास्टर वेंग कुई आ जाता है, जो आते साथ ही फेंग से कहता है कि मिस फेंग तो बहुत अच्छी है जिन्होंने मेरी ये बात मान ली, चलो अब ये रेस्टोरेंट मेरा हो गया है। जिस पर फेंग उसके ऊपर एक अटैक करते हुए कहती है कि अभी ये रेस्टोरेंट तुम्हारा नहीं हुआ है, अभी इसका नाम मेरे नाम पे है, जब तुम्हारा हो जाएगा तो तुम यहाँ पर आना, वरना यहाँ दिखाई भी मत देना। इस बात पर वैन कुई कहता है कि मुझे तुम्हारी ऐसे तीखी लड़कियां बहुत पसंद है, और ऐसा कहते हुए वो अपने गूंज को अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। तो उसके गूंज एक साथ मिलकर फेंग के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी दूसरी ओर बैठी शियावी उनके ऊपर एक भयानक स्लैश
फ्लैश अटैक करती है और उस एक अटैक ने ही उन सभी गूंस को निपटा दिया था। सभी नीचे गिर पड़े थे, जो देखकर वैन कुई अब खुद सामने आ जाता है और अब दूसरी ओर से श्याओई भी उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड लेकर अटैक कर देती है, जहां पर दोनों का अटैक टकराने ही वाले थे। लेकिन तभी उसी फाइट के दौरान वैन कुई की नजर वहां बैठे शाओकिंग पर पड़ जाती है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है और स्लिप करते हुए तेजी से शाओकिंग के पास जाता है और उसके पैरों में पड़ के उससे माफी मांगने लग जाता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि आप भी यहाँ पर हैं। और उसके ऐसा कहने के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, और अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना है और अगर आपको इस मिस्ट्री को समझना है कि आखिर कैसे लू शाओकिंग और जियान दोनों एक ही बॉडी में कैद हो गए हैं, इसके लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना होगा। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको नेक्स्ट एपिसोड कब देखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।